बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, पाकिस्तान और दुनिया भर से ऐसी खबरें जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में इस वक्त बाकायदा तौर पे एक नए सियासी ज़लज़ले का आगाज़ हुआ चाहता है, बल्कि आगाज़ हो चुका है। और ये सियासी ज़लज़ला किसका सर लेगा, किसके इक़्तिदार को ख़त्म करेगा, और एक नई तहरीक, नई लड़ाई, नई जंग और बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। बिल्कुल जी हाँ, शुरू हो चुकी है। और एक तरफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और उन्होंने जो पिछले तकरीबन 2 साल 2 महीने जिस तरीके से गुजारे, और वो बड़े ही उन्होंने एग्रेसिवली गुजारे, और उन्होंने हर तरह से साबित किया कि वो ताकत गेन करने के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं, और वो कर भी रहे हैं। और अब मामला जो हैं कुछ थोड़े से तब्दील हुए हैं। बैलेंस ऑफ पावर जो है वो तब्दील हुआ है। प्रेसिडेंट बाइडन जा चुके, जो कि मेन पावर प्लग थे इस जाली निज़ाम के, और प्रेसिडेंट ट्रंप आ चुके हैं। ट्रंप इंतज़ामिया की सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो फ़ौजी हुक्मरानों से बात नहीं करती, वो जमहूरियत पर यकीन रखती है, और इंसानी हकूक़ के मामले में वो पाकिस्तान को वार्निंग पर वार्निंग जारी कर रही है। ये बहुत कुछ हो रहा है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर जनरल आसिम मुनीर साहब ने इस वक्त बड़ी लड़ाई शुरू कर दी है, और वो लड़ाई है अदलिया के साथ। 26वीं गैर आइनी तरमीम के नतीजे में बहुत कुछ उन्होंने हासिल कर लिया था, जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी और मौजूदा नाजायज़ हुक्मरानों ने भी, और कुछ हिस्से अभी बाकी थे। फतूहात का सिलसिला जारी है, अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब वो कन्वे जो कर रहे हैं, वो यही कन्वे कर रहे हैं कि फैसला मैंने करना है कि क्या सही है, क्या गलत है, आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, जमहूरियत क्या कहती है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उनके जो माउथ पीस हैं, जो उनके इनफॉर्मल स्पोक्स पर्सन हैं, वो इस बात को बाकायदा तौर पे कन्वे कर रहे हैं, और उसमें इस्लामी टच भी आ जाता है। इस्लामी रिवायात या इस्लामी टच ही कहना चाहिए, इस्लामी टच दिया जाता है। मुख्तलिफ सियाक़ो सबाक़ से हट कर ऐसे वाक़यात बयान किए जाते हैं कि जिनको मुंतबिक किया जा सके पाकिस्तान के सियासी हालात से, और वहाँ से बयानियाँ बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे। अब जो अगली बात है वो ये है कि अब बवांगे दोहल फैसल वाडा हैं, उन्हीं के तर्जुमान हैं, उन्हीं की ज़ुबान बोलते हैं, और उन्हीं के ये, बल्कि जो बात DGISPR ने ना कहनी हो, ये इनसे कहलवा दी जाती है। अब उनके ज़रिए ये बात सामने आ रही है कि जमहूरियत कुछ भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, यह सिस्टम सारा फरसुदा है, और मैं सब कुछ मैं चला रहा हूँ, और जनरल साहब चला रहे हैं, और वही चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। लिहाजा हो सकेगा तो मार्शल लॉ भी लगा देंगे। ज़रा सुनिए फैसल वाडा ने क्या कहा। जब तक आप जनाजे, एक्सपायर्ड लीडर्स, ये जमहूरी नंगा निज़ाम लेके चलते रहेंगे, बारी बारी का खेल करते रहेंगे। जमहूरियत के नाम पे आप CM को नहीं पकड़ सकते, जमहूरियत के नाम पे आप PM को नहीं पकड़ सकते, जमहूरियत के नाम पे DM को नहीं पकड़ सकते, TM को नहीं पकड़ सकते, इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि इस बार चीफ के हाथ में चीज़ें आ गई हैं, और हमें बेहतरीन नज़र आ रही है। एंड वी कैन सी, उसका अपना एम्बिशन तो कोई नहीं है, वो चीफ बन गए, उनके बाप, बच्चे, भाई बहन, किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है 36-37 साल के अंदर। तो ये एक सूरज की किरण है। लेकिन अगर आप कहें गंदा नेकेड निज़ाम जो है जमहूरियत का, गिव अदर्स अ चांस, गिव यंगस्टर्स अ चांस, ठीक है, जब आप चांस दें। हमने चीफ से ही सीखा, जो लीड कर रहे हैं आज रोनाल्डो की तरह मुल्क के लिए, कि आप सियासत बाद में, पाकिस्तान पहले। मैंने आज ये काम क्यों किया, वरना मैं ये काम होने देता फिर रगड़ता, इसलिए उन्होंने कहा पाकिस्तान का फ़ायदा हो जाए, ठीक है, बचाया, पहले बचाया। और देखें, जब एक आदमी शिकारी हो और एक ताकत रखता हो दरख्त गिराने की, तो शाखों से तो वैसे नहीं डरता। तो अगर आप मजबूत है अपनी जगह के ऊपर, तो आप डंके की चोट पर लोगों को मनवाते हैं कि मैं ठीक हूँ। तो ये आपने सुन लिया जी फैसल वाडा साहब की बात। अब दूसरी जानिब एक और बात भी है, और वो है कि वकला, क्योंकि वकला ने ऐलान किया है, वकला भी इकट्ठे हो चुके हैं, सहाफ़ी भी जमा हो चुके हैं, सियासतदान भी जमा हो चुके हैं। ये एक आपस में इत्तेहाद बनता जा रहा है, बल्कि बन चुका है। और उसके नतीजे में जो ऐलान किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है, वकला ये कह रहे हैं कि जनाब हम ऐसा नहीं होने देंगे, और ये किसी भी सूरत में ये बात नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है,
غیر اعلانیہ مارشل لا ہے اور یہ غیر اعلانیہ مارشل لا لگایا ہوا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے پورے سسٹم پہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور ہم اس کو نہیں چلنے دیں گے. ایڈوکیٹ چودھری سلیم والا آل پاکستان کنونشن ہوا, وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے جی. کہ پچھلے 2 سے 3 سالوں کے اندر اس ملک کے اندر غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے. یہاں پہ اس وقت نہ کوئی شاعر بات کر سکتا ہے, نہ کوئی ادیب لکھ سکتا ہے, نہ آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں, نہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں. جو بولے گا وہ اٹھا لیا جائے گا اور اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کو اٹھانے کا آرڈر کہاں سے آیا اور اس کو اٹھا کے کون لے گیا. اس وقت ملک کے اندر سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. تو میرے دوستو, بطور وکیل ہم دستور پاکستان کے محافظ ہیں. ہمیں اس بات کا, جب ہم یہ یونیفارم پہنتے ہیں تو اس وقت ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم آئین پاکستان کے محافظ ہوں گے. ہم ہر اس بات کے سامنے کھڑے ہوں گے جو ظلم اور جبر کی بات ہوگی. ہم حق کا ساتھ دیں گے اور ظلم سے لڑیں گے. میرے دوستو, جس طرح یہ جناب ایک اعلان ہوا اور اس کے بعد ایک اور اعلان بھی وکلا نے کیا اور انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں مکمل طور پر غیر اعلانیہ مارشل لا ہے اور یہ غیر اعلانیہ مارشل لا ہم کسی صورت بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ریاست علی آزاد صاحب نے کیا کہا ذرا سنیے. لگتا ہے اس دیش میں عدالت نہیں ہوتی, جس دیش میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی. مخلوق خدا جب ہو مشکل میں پڑی, سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی. ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی. تو یہ صورتحال ہے جناب. اب ایک اور سنواتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ سچویشن کس طرف جا رہی ہے اور معاملات کس طرف جا رہے ہیں. جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ذرا وقت نکالیں اور وقت نکال کر فیصل مسجد کی طرف ضرور جائیں. ایڈوکیٹ آصف نے ان کو یہ مشورہ دیا. سنیے ذرا کیا کہتے ہیں. بہت سے چیف آف آرمی سٹاف آئے, بہت سے اس طرح کی سوچ رکھنے والے جو کہتے تھے کہ میں تمہیں وہاں سے ماروں گا, تمہارا نشان تک نہیں ہوا. آج ان کا نشان نہیں ہے. جنرل عاصم منیر صاحب, ایک دن ٹائم نکالیں, اسلام آباد جائیں, فیصل مسجد جائیں. مردوں کے بارے میں جو فوت ہو گئے میں بات نہیں کرنا چاہتا زیادہ, لیکن ٹائم نکال کے جنرل ضیاء کی قبر پہ بھی جاؤ اور وہاں دیکھو کہ لوگوں کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں. لوگ وہاں پہ دعا نہیں مانگتے, لوگ تصویر نہیں اترواتے. حالانکہ فیصل مسجد صرف ایک عمارت ہے. یہ جناب ایڈوکیٹ نے مشورہ دیا جنرل صاحب کو کہ وہ ضرور جائیں اور وہاں پہ جا کے ذرا نظارہ کریں کہ کیا ہو رہا ہے. اتنی تلخی, بہت زیادہ یہ تلخی آئی ہوئی ہے سچویشن میں, صورتحال میں, اور یہ اس لیے آئی ہوئی ہے کہ عدلیہ کے ذریعے عدلیہ کو قابو کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ طور پہ ایک پی سی او عدلیہ لائی جا رہی ہے اور پی سی او عدلیہ کے تحت جو ہے اپنے پسند کے فیصلے لینے ہیں اور پسند کے فیصلے لے کر معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے. ایڈوکیٹ عامر جلیل صدیقی صاحب کیا کہتے ہیں ذرا انہیں بھی سنیے. 3 سال سے جو یہ اندیکھا مارشل لا ہے, صدا کا قحط ہے, چپ کی وبا ہے, جبر ہے, ظلم ہے, قہر ہے, لوگوں کی آہیں ہیں, چیخیں ہیں. آپ نے اس ظلم اور جبر کے دور میں یہ اجلاس بلایا, اسے کامیاب کیا. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ تھے جناب 3 سال سے ماشاءاللہ ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آگے ایڈوکیٹ عامر جلیل صدیقی صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیں. زندگی اتنی بھی نعمت تو نہیں جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لیں. زندگی اتنی بھی نعمت تو نہیں جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لیں.
दबा सको तो सदा दबा दो, बुझा सको तो दिया बुझा दो, दबा सको तो सदा दबा दो, बुझा सको तो दिया बुझा दो, दिया बुझेगा तो सहर होगी, सदा दबेगी तो हश्र होगा। तो मामले की शिद्दत जो है वो इस हद तक पहुंची हुई है और मामला इसी हद तक ख़राब हैं और मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। वो एक अलग चैप्टर है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है, बल्कि खौफनाक हो चुकी है। और वो इसलिए कि हमारे बहुत सारे जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। और इसलिए कि जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे जो मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अगर दाखिली सियासत में उलझेंगे तो फिर असल काम से और असल ड्यूटी से उनकी तवज्जो हट जाएगी। इसीलिए उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है जो कि अलार्मिंग है। अब एक और बात है जी, और वो ये है कि इमरान खान साहब सारी सिचुएशन में माइनस नहीं हो रहे, किसी भी सूरत में वो माइनस नहीं हो पा रहे। और ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है जो कि इस वक्त के हुक्मरानों को, खा वो सिविल हैं या मिलिट्री, दोनों हुक्मरानों को ये डर और खौफ खाए जा रहा है कि इमरान खान माइनस नहीं हो रहे। और राना सनाउल्लाह साहब इसका बबांगे दुहल जो है वो एतराफ़ भी करते हैं। क्या फरमाते हैं, सुनिए। लेकिन क्या खान साहब वैसे माइनस हो रहे हैं सियासत से? और लेकिन जहाँ तक माइनस होने का ताल्लुक है, नहीं, माइनस नहीं हो सकेंगे। वो माइनस लोग इस तरह से नहीं होते। हाँ, इस तरह से पिछले 70 साल आप देख लें, अगर माइनस होना होता तो फिर जो है वो जुल्फ़कार अली भुट्टो माइनस हो चुके होते, बेनज़ीर माइनस हो चुकी होती, मियाँ नवाज शरीफ जो है वो माइनस हो जाते। ये इस तरह से ये तरीका माइनस करने का है ही गलत। इसके ऊपर अब अगर कोई अमल करना, मेरा तो नहीं ख्याल कोई अमल कर रहा है या किसी को करना चाहिए, लेकिन माइनस वाली बात जो है ना, उससे तो मैं इत्तेफाक नहीं करता। ये राना सनाउल्लाह साहब हैं, जहांदीदा आदमी हैं और पॉलिटिकल वर्कर हैं। आप उनकी सियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल जो वो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि लीडर माइनस नहीं होता। और माजी में भी हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री लीडरशिप मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है कि वो किसी लीडर को इस तरीके से वो कर सकें, माइनस कर सकें। अब इसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी फुल डोज देने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। 8 फरवरी को दोबारा से वो मोमेंटम पकड़ रहे हैं। एक तरफ सहाफ़ी हैं, वो उठाए हैं, क्योंकि सहाफ़ियों पर भी हमला हो रहा है और हो चुका है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अदलिया पर हमला किया था और उसके बाद मीडिया पर हमला किया था। टेलीविज़न चैनल भी बंद कर दिए थे और अदलिया को भी ताले लगा दिए गए थे। वहाँ पे भी पीसीओ के तहत एक पीसीओ जारी किया गया था और पीसीओ के तहत एक एमरजेंसी नाफिज की गई। एमरजेंसी के तहत अपनी पसंद का चीफ जस्टिस लगा दिया गया था। इस दफ़ा एमरजेंसी नहीं की गई, बल्कि एक गैर आइनी तरमीम की गई। गैर आइनी पार्लियामेंट के ज़रिए, चोरी शुदा पार्लियामेंट के ज़रिए नाजायज़ अरकान से एक तरमीम मंजूर करवाई गई, गैर आइनी तरमीम, बंदों को, अरकान को अगवा करके। और उसके बाद उसके नतीजे में, उसकी आड़ में अब एक नया निज़ाम, नए पीसीओ जजेस लगाए जा रहे हैं। ये दरअसल जो जजेस लगाए जा रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, दीगर लाहौर हाई कोर्ट में, ये जो जजेस लगाए जा रहे हैं ये नए पीसीओ के तहत इनका हल्फ होना है। और पीसीओ का तो मतलब है 26वीं गैर आइनी तरमीम, जो एक घुसेड़ी है गैर आइनी तरमीम, उसके ज़रिए ये सारे का सारा जाली निज़ाम है। इसलिए परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ जो कुछ हुआ, जो उन्होंने काम किया था कि मैं सिस्टम पे कंट्रोल हासिल करूंगा और मैं ताहयात रहना चाहता हूं, सदर भी रहूं, आर्मी चीफ भी रहूं, सब कुछ रहूं, तो जो उनके खिलाफ एक मोमेंटम बना था वो मोमेंटम अब बनता जा रहा है। इसमें तमाम की तमाम अपोजिशन जमातें शामिल हो चुकी हैं, सिवाय 3 जमातों के, नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, जिसका चोरीशुदा मैंडेट है। बाकी तमाम जमातें दूसरी जानिब हैं। और उसके बाद तमाम सहाफ़ी इकट्ठे हो चुके हैं, वो तहरीक शुरू हो चुकी है। और उसके साथ साथ वकला भी मैदान में आ चुके हैं, ऑनरेबल जजेस मैदान में आ चुके हैं। और
صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں پاکستان کے باہر بھی احتجاج کا سلسلہ شروع ہونے لگا ہے. تو جنید اکبر خان صاحب نے کہا ہے کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جو کہ برطانوی وزیر اعظم کا گھر ہے وہاں پہ بھی فروری 8 کو 2 بجے وہاں پہ بھی مظاہرہ ہوگا اور دنیا کے دیگر شہروں میں بھی. جنید اکبر خان نے کیا کہا ذرا سنیے. میں کوشش پاکستانیوں میں اور بالخصوص یو کے میں جو ہماری پاکستانی بھائی ہے، میں پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہم اسمبلیوں میں پہنچے. آپ لوگوں نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا اور پہلی کی طرح آج میں پھر پارٹی عمران خان صاحب آپ سے یہی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جو آواز ہم نہیں اٹھا سکے آپ نے ہمیشہ ہمارے لیے اٹھایا ہے. 8 فروری کو جو پاکستان تحریک انصاف اور اس ملک کی عوام کا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس پہ ہم یوم سیام منا رہے ہیں اور اس پہ میں مختلف احتجاجی بھی ہوگی اور پاکستان میں بھی جلسے ہوں گے، سارے پاکستان میں بھی ہوں گے. تو میری آپ سے اپیل ہے کہ اسی تاریخ کو 10 ڈاؤن اسٹریٹ میں یو پی کے ہمارے پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے انہوں نے ایک احتجاج کا اہتمام کیا ہے اور آپ سب پاکستان بھائیوں سے اپیل ہے کہ اس میں شرکت کرے، اس کو کامیاب بنا لے اور وہ جو ہماری آواز یہاں پر سیاسی اداروں نے حکومت وقت نے دبائی ہے وہ اب ہماری آواز بنے اور دنیا تک ہماری بات پہنچائے، عمران خان کی بات پہنچائے اور ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ریاستی جبر جو ہو رہا ہے ان کی آواز آپ بن جائے اور ساری دنیا کو یہ بتا دے کہ پاکستان میں جس طرح جمہوریت کا گلا کوندا گیا، جس طرح ہم سے اقتدار چھینا گیا، جس طرح عوام کا مینڈیٹ چھینا گیا. تو یہ سچویشن چل رہی ہے جی. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور لڑائی البتہ سیریس ہے، سنجیدہ ہے. آئین اور قانون کی حکمرانی کا مسئلہ ہے، جمہوریت کا مسئلہ ہے اور دوسری جانب الیکشن چور ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.